ये हमेशा एक विवाद का विषय रहा है कि किसी जो लड़ाई है, कोई जो संघर्ष है, उसे शांतिपूर्वक तरीके से लड़ा जाए या फिर हिंसात्मक तरीके से लड़ा जाए। ये नरम दल, गरम दल की जो धारणाएं हैं, आपस में हमेशा से टकराती रही हैं। और इस बात को लेकर मेरी नज़र एक बड़े ही इंटरेस्टिंग स्टडी पर पड़ी, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पॉलिटिकल साइंटिस्ट एरिका चेनोविथ ने किया। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट, ये जो स्टडी है, ये ओवरऑल कंडक्ट की सन 1900 से लेकर 2006 तक जितनी भी दुनिया में बड़ी स्ट्रगल्स हुई, ओवरऑल जितनी भी स्ट्रगल्स हुई, वेदर वायलेंट और नॉन वायलेंट, जो लोगों की स्ट्रगल थी किसी भी कंट्री में, उसका एनालिसिस किया और उसको वेरियस पैरामीटर्स पे नापने की कोशिश की, ये जानने के लिए कि नॉन वायलेंट वर्सेस वायलेंट स्ट्रगल्स की जो सक्सेस रेशियो है वो कितनी थी। तो ओवरऑल ये पाया गया कि जो नॉन वायलेंट स्ट्रगल्स थी उनमें सक्सेस रेट 53% था, जो कि बहुत ज़्यादा था। तो ओवरऑल बहुत, ये कंपेयर करें अगर वायलेंट स्ट्रगल्स से, जिसमें सक्सेस रेट मात्र 26%, 26% थी, तो ओवरऑल आप देखेंगे कि जो नॉन वायलेंट स्ट्रगल की सक्सेस रेट है वो वायलेंट स्ट्रगल की सक्सेस रेट से डबल से भी 1% ज़्यादा है। और इनफैक्ट जो सबसे बड़े उन्होंने 25 जो स्ट्रगल्स थी या रेवोल्यूशंस थे, आंदोलन थे, उनके बारे में जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने पाया कि सबसे बड़े 25 में से जो 20 थे वो तो नॉन वायलेंट ही थे, और नॉन वायलेंट उनमें से 20 में से 14 जो बड़े रेवोल्यूशन थे वो सक्सेस हुए। तो इसके पीछे ये तर्क दिया गया कि जो नॉन वायलेंट स्ट्रगल होती है उसमें लोगों को पार्टिसिपेट करने में ज़्यादा आसानी रहती है, क्योंकि बहुत सा ऐसा तबका होता है जो कि वायलेंस की वजह से, हिंसा की वजह से बिदक जाता है, वो पार्ट नहीं ले पाता। कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग हिंसा का पार्ट नहीं बनना चाहते, कुछ लोगों को ये विभत्स लगता है। और इसके अलावा जब जो वायलेंट स्ट्रगल होती है उसमें हर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। जनरली उसमें मर्द पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक तरह से पार्टिसिपेशन वो वैसे भी कम हो जाता है। फिर उसमें हर तरह की कद काठी और फिज़िकल एट्रीब्यूट्स के लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते उसमें। जो फिज़िकली हैंडीकैप्स हैं वो उतना ज़्यादा नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे उसमें। मोटे लोग जो तेज़ी से ना भाग सकें, फिट ना हो, जिनको और तरह की बीमारियां हों, वो लोग पार्टिसिपेट उतना नहीं कर पाएंगे। तो ये जो चीज़ है, इस प्रकार के जो समाज है, ये समाज पीसफुल स्ट्रगल में बहुत आसानी से पार्टिसिपेट कर सकता है। विचारों का आदान प्रदान इसमें आसान होता है, किसी भी भावना को ठेस नहीं पहुंचाने के कारण। प्लस जो पॉलिटिकल स्ट्रगल अगर अगर आपकी पीसफुल रहती है तो ये समुदाय, एक जो बड़े जन समुदाय में एक सहानुभूति भी पैदा करती है। तो ये जो जनता की सहानुभूति है, ये आगे चलकर आपको सक्सेस दिलाने में बड़ा योगदान देती है। तो ओवरऑल ये चीज़ें हैं, लेकिन अगर देखा जाए कि जो 53% जो नॉन वायलेंट स्ट्रगल्स थी, जो अहिंसात्मक आंदोलन थे, वो तो सक्सेसफुल हुए, लेकिन फिर भी 47% फेल हुए। तो तो जो रिसर्चर है उसने ये पता करने की कोशिश की कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो जो सक्सेस हुआ, वो सक्सेस आ रही थी उसमें। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल कर आया कि कोई भी आंदोलन के लिए बेसिकली एक क्रिटिकल मास चाहिए होता है, जो कि एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल एक्टिव टोटल पॉपुलेशन, जो उसमें यदि आ जाए तो सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये जो परसेंटेज है ये कुल मिलाकर 3.5% पे आया। तो ये पाया गया कि 3.5% आबादी यदि किसी देश की, किसी मुल्क की, जो जहाँ पर ये स्ट्रगल आंदोलन चल रहा है, यदि उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करने लग जाए
तो सफलता की गारंटी जो स्टडी किया गया उस हिसाब से 100% है। एक भी स्ट्रगल ऐसी 1900 सन 1900 से लेकर 2006 तक फेल नहीं हुई नॉन वायलेंट, यदि उसमें क्रिटिकल मास 3.5% मिनिमम था। हाँ, उससे नीचे की फेल हुई। चेकोस्लाविया में जो रिवोल्यूशन हुआ, जिसमें जो सॉरी ईस्ट जर्मनी में जो रिवोल्यूशन हुआ, उसमें ईस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ तकरीबन 4 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि वो 2% पे पहुंच पाया था। लेकिन जहां उसने 3.5% टच किया तो वहाँ इसकी सक्सेस रेट 100% हो गई। इसमें आप चाहे आप द पीपल पावर मूवमेंट जो कि मार्कोस के ख़िलाफ़ 1980 के दशक में फ़िलीपींस में चला, फ़िलीपींस की सरकार बदली उसके चलते, या फिर आप 2003 में जॉर्जिया में देख लें, एडुआर्डो शेवरनाज़दे की गवर्नमेंट बाहर गई। आप अभी 2019 में देख लें, जो जनाक्रोश था, जो जनता का समर्थन अच्छा मिला जन आंदोलनों को सूडान में या फिर चिली में, तो दोनों दोनों जगह राष्ट्रपतियों को अपना पद छोड़ना पड़ा, सरकार से जाना पड़ा। हमने ये लेबनान में भी देखा, प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफ़ा ऑफ़र करना पड़ गया। ये हम इसी साल की बात कर रहे हैं या पिछले साल की बात कर रहे हैं। तो ये ये जो चीज़ है, ये हम हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमें काफ़ी उम्मीद मिलेगी। जो इस वक्त हमारा कृषि बिलों के विरुद्ध जो आंदोलन चल रहा है, ये इसमें काफ़ी उम्मीद हमें मिल सकती है। और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब साउथ अफ्रीका में रंग भेद अपार्थाइड के ख़िलाफ़ जो स्ट्रगल थी अश्वेतों की, उसमें उन्होंने क्या किया था कि जो भी कंपनी के मालिक श्वेत थे, वाइट्स थे, उन्होंने उस कंपनी के सामान का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। और वो बहिष्कार की वजह से जो इकॉनमी है वो धीरे धीरे काफ़ी क्रम्बल हो गई। तो इसका काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ा। फिर उसके बाद 1990 के उसमें ये रंग भेद की नीति ये जाने लगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करेंगी। इस वक्त जो किसान आंदोलन चलाया जा रहा है, उसको स्ट्रैटेजिकली, हिस्टोरिकली पढ़ के, एनालाइज करके और अपना जो आगे की रणनीति निर्धारित करने के लिए, इसमें कहीं भी हिंसा नहीं आनी चाहिए। जनता की सहन, हाँ, हो सकता है ये लंबा चले, बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ें, लेकिन अगर ये लंबा चलेगा तो मुझे हमेशा ही मैं बोल रहा हूँ कि मुझे बहुत निश्चय है कि ये आंदोलन कतई सफल होगा। इसमें मुझे कोई दो राय नहीं लग रही, क्योंकि आप देखेंगे कि कुछ मैं आपको जैसे इन्फ्लुएंसेस बता देता हूँ कि किस वजह से लग रहा है कि ये आंदोलन काफ़ी स्ट्रॉन्ग जा रहा है। देखिए, पहले तो मीडिया ने और नेताओं ने भी, जो सत्ताधारी हैं, उन्होंने इस तरह से गाली गलौज, इधर उधर की बातें, आतंकवादी, नक्सलवादी, माओवादी, अलगाववादी, यहाँ फंडेड वहाँ फंडेड, ये किसानों को बताने की कोशिश की, लेकिन उसका जो खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, जिस प्रकार से जनता की सहानुभूति किसानों के साथ आई है, वो बहुत ही रिमार्केबल है। ओवरऑल ये भी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा का खुद का वोट बैंक, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पंजाब में तो उनका वोट बैंक नहीं रहा है, हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, यहाँ पर उसको थोड़ी न थोड़ी कहीं ना कहीं चोट पहुँची है। आप देखेंगे कि पिछले आंदोलनों में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों ने जिस प्रकार से जो जो लोग आंदोलन कर रहे थे, उन्हें टेबल पर बैठकर बातचीत करने के काबिल भी न समझा, यहाँ पर मामला दूसरा हो गया। यहाँ उन्हें बार बार बुलाया जा रहा है। यहाँ तक हो गया कि पहले इस आंदोलन को जो है खालिस्तानी और सिर्फ सिखों का आंदोलन प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन अंततोगत्वा ये होता है कि हर तरफ से जब किसान जागता है और किसान के अलावा और तबकों का समर्थन आता है, जब फौजियों का समर्थन आता है, खिलाड़ियों का समर्थन आता है, आमजन का समर्थन आता है,
तो नरेंद्र मोदी की सरकार बैकफुट पर जाती हुई साफ दिखी है। नरेंद्र मोदी को अपनी सिख विरोधी इमेज जो इतनी तेज़ी से डेवलप हो रही है, इस आंदोलन को तवज्जो ना देने के कारण उसकी गलती मिटाने के लिए के प्रयास करने के लिए नरेंद्र मोदी को ऑल द वे कच्छ जाना पड़ा, जहां पर वो कुछ सिख चेहरों के साथ बैठकर उन्होंने फ़ोटो ऑप किया। और हालांकि उन्होंने किसान आंदोलन के बिल के बारे में कतई बात नहीं की, एक गुरुद्वारे की बात करके वापस निकल आए, लेकिन वो फ़ोटो ऑप उनको करना पड़ा। उन्हें इस प्रकार की मेलें दागनी पड़ी आईआरसीटीसी के थ्रू। 2 करोड़ कम से कम कंज्यूमर्स जो आईआरसीटीसी के हैं, उनको 2 करोड़ लोगों को ऐसी मेल बम्बार्ड की गई कि प्रधानमंत्री और सिखों के रिश्ते और क्लोजनेस और उनके कि किस प्रकार प्रधानमंत्री सिखों का आदर करते हैं, आदि आदि। इस आपने देखा कि जो साहिबजादों का जो दिवस था, उस पर प्रधानमंत्री खुद उससे पहले बंगला साहिब के गुरुद्वारे चले गए। वो उसके बाद आप देखते हैं कि इवन जो हार्ड कोर हिंदुत्व फेस भाजपा का, जिसे अगला प्रधानमंत्री भी बताया जा रहा है बहुत जगह, योगी आदित्यनाथ तक को अपना, हालांकि ऐसा लगता है कि वो गुरुद्वारे जाने की हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि इस वक्त सिख खास तौर पर बहुत ही गुस्से में है सिख समुदाय। तो वो गुरुद्वारे शायद नहीं जा पाए, क्योंकि उन्हें डर था कि कोई ना कोई आवाज़ ज़रूर उठेगी उनके खिलाफ। इसलिए उन्होंने अपने घर पर ही एक फंक्शन किया, पगड़ी वगैरह पहनी, फ़ोटो शूट कराया, और एक तरह से मैं कहूँगा कि सिखों को कहीं ना कहीं अपने आप को प्रो सिख दिखाने की कोशिश की। तो ये चीज़ें लगातार चल रही हैं। कहीं ना कहीं सरकार डरी हुई इसमें बिल्कुल दिख रही है। नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री पत्र पे पत्र लिख रहे हैं, सामने जाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा कि शिरोमणि अकाली दल, जो कि बहुत समय से 30 साल से ऊपर से तकरीबन भाजपा का सहयोगी बना हुआ था, सुख दुख का साथी बना था, उसको दामन छोड़ना पड़ गया। आपने देखा कि हनुमान बेनीवाल, जो कि एक बेहद मौका परस्त मैं कहूँगा कि राजनीतिज्ञ रहे हैं, उन तक को राजस्थान में भाजपा का साथ छोड़ना पड़ गया। आज मनजिंदर सिंह सिरसा जैसे जो अकाली भाजपाई नेता हैं, उनको ये कहना पड़ रहा है कि भाजपा तोड़ने की राजनीति कर रही है, और जो टीवी एंकर्स हैं वो भड़काने की धर्म के नाम पर द्वेष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आदि आदि। तो इस तरह के बहुत सारे इंस्टेंसेस आपको मिलेंगे। आपको ये देखने को मिलेगा कि जिस प्रकार से पहले क्रैकडाउन किया था मोदी सरकार ने, वेदर इट इज़ सीए, एनआरसी और या फिर अन्य, इवन आप लॉकडाउन में, वो तो कोई आंदोलन भी नहीं था, जिस प्रकार से लोग अपने घरों को जाना चाह रहे थे या खाना चाह रहे थे। गुजरात में आप हरियाणा बॉर्डर पे देखें, यूपी बॉर्डर पे देखें, जो मार तोड़ाई की गई थी जनता की, वो क्रैकडाउन। या फिर आप जैसे आपने तमिलनाडु में देखा होगा कि कॉपर स्टरलाइट जो प्लांट था तुत्तीकोड़े में, वहाँ पर जो जिस प्रकार से 7 लोगों को शूट डाउन कर दिया गया था। या फिर मंदसौर में प्रदर्शनकारी किसानों को, 5 किसानों को जहाँ तक मुझे याद है कत्ल कर दिया गया था मध्य प्रदेश पुलिस ने, शिवराज चौहान की। या फिर जिस प्रकार से गोड्डा में या हज़ारीबाग में अपनी ज़मीन के लिए लड़ते किसानों को और गांव वालों को मौत के घाट उतारा था प्रशासन ने रघुवर दास के। तो ये जो चीज़ें हैं, ये वाली चीज़ें आप देखेंगे इस आंदोलन में नहीं नज़र आई। रास्ता रोकने की कोशिश की है, मार पिटाई करने की ज़रूरत नहीं की है, क्योंकि उन्हें पता है कि मार पिटाई की तो मामला बहुत सेंसिटिव है। किसान का बेटा जवान भी है, जवानों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। हाँ, वो सरकारी सर्विसेज में हैं, इसलिए वो इसको अपने अभिव्यक्त नहीं करेंगे, लेकिन यदि सरकार इसको ढंग से डील नहीं करेगी, उनके सामने मैं कहूँगा कि सीधे कहूँगा कि झुकती नहीं है, तो ये बहुत भारी पड़ने वाला है। आप देखेंगे कि जो पत्रकार प्रो
मोदी ग्रुप के हैं रजत शर्मा आज सामने आए और गिड़गिड़ाते हुए कि 1 साल का समय मोदी सरकार को देना चाहिए कि आप ये बिल ट्राई करें। इतना एक तरह से पोलाइट तरीके से पहले कभी नहीं बोला है किसी भी आंदोलन के लिए। जो भाजपा का जो मीडिया ग्रुप है वो लोग बहुत टोन डाउन होकर बात कर रहे हैं। तो भाजपा सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ रही है, उसे समझ में नहीं आ रहा है फ़िलहाल कि वो क्या करे, कैसे करे। हालांकि मेरा ये भी मानना है कि जो जियो के टावर्स वगैरह बंद किए गए हैं पंजाब में, वो इतना ज़्यादा आर्थिक क्षति नहीं पहुंचाने वाले हैं। अंबानी अडानी इन लोगों का व्यापार बहुत बड़ा है और ये जनता के पैसे पे चल रहे हैं बेसिकली। तो ये जो 2-4-10 करोड़ अगर हफ्ते में उसका नुकसान होता है तो ये कोई बड़ा नुकसान नहीं है उनके लिए। लेकिन ओवरऑल ये सारी चीज़ें मिला जुला कर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जो कि it is really threatening to the मोदी गवर्नमेंट एंड इसमें अब बात करें क्रिटिकल मास क्या 3.5% पहुंच पाएगा, तो ये एक थ्योरी है। अब ये कितनी सही साबित होती है इस मामले में, ये ऑफ कोर्स इतिहास के लिए काफ़ी कौतूहल का विषय रहेगा। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो पंजाब की जो पॉपुलेशन है दैट मेक्स अराउंड 3 करोड़, 3 करोड़ से थोड़ी ऊपर ही है। और इसमें हरियाणा की भी पॉपुलेशन जोड़ लें तो ओवरऑल जो भारत देश है 135 करोड़ का, उसमें से अगर हम बच्चे और बेहद बुज़ुर्ग लोग हटा दें तो लगभग 100 करोड़ की अगर पॉपुलेशन मान के 100-110 करोड़ की पॉपुलेशन मान के चलें तो इसमें 3.5% अगर मोटा मोटा हम माने तो 3 करोड़ लोगों की ज़रूरत है। अब ये जो तीन तीन करोड़ लोग हैं ये कैसे एक्टिवली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में जो भगदड़ मची है, भारतीय जनता पार्टी के एक के बाद एक बहुत सारे सीनियर जो पदाधिकारी हैं उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए हैं। हरियाणा में भी ये हुआ है, हरियाणा में बहुत से इंडिपेंडेंट जो एमएलएज थे उन्होंने समर्थन वापस लिया है। कई प्रकार की समितियों से, जो सरकारी समितियां हैं उनसे इस्तीफ़ा दिया है, अपना विरोध जताया है। तो बेसिकली हरियाणा और पंजाब की पॉपुलेशन जोड़ ही दें तो वो शायद 3 करोड़ जो एक्टिव पॉपुलेशन है, जो हरियाणा में विभिन्न जगहों पर, पंजाब में विभिन्न जगहों पर और दिल्ली के इर्द गिर्द जो प्रदर्शन कर रही है वो बनाती है। इसके अलावा हम उत्तराखंड और पश्चिमोत्तर प्रदेश की जो आबादी है वो जो एजिटेशन कर रही है वो भी तो आकर जुड़ी है, गाज़ीपुर बॉर्डर पर बैठी है, वो भी अलग अलग बॉर्डर्स पे, मध्य प्रदेश से कुछ लोग ग्वालियर बॉर्डर पे हैं। तो ये जो नंबर है ये कहीं बहुत कम नहीं है। और प्रतिदिन इसमें जो पूरे संपूर्ण राष्ट्र से, महाराष्ट्र से, केरल से जत्था चल रहा है, गुजरात से जत्था चल रहा है, उड़ीसा से किसान पहुंच रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं नंबर बढ़ता जा रहा है। और ये डेफिनेटली 3.5%, अभी ये मैंने सिर्फ एक्टिव प्रदर्शनकारी किसानों की बात की, इसमें वो फौजी, उनके बच्चे जो सीमाओं पर हैं, इसमें वो अन्य प्रोफेशन के लोग वो शामिल नहीं हैं। तो यदि ये प्रोटेस्ट बहुत एक्टिवली अगर बढ़ता है तो ये 3.5% को शूट कर जाएगा और इसमें बहुत बड़ी संभावना है कि सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। मैं तो बल्कि ये सवाल देख रहा हूँ कि यदि सरकार ने इसको थोड़ा लंबा डिले किया और जन भावना ज़्यादा बढ़ी, ये कुछ दो एक और प्रदेशों में भी थोड़ा मजबूती से फैल गया, तो सरकार को इस कृषि बिल, एमएसपी कानून से ज़्यादा और भी नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। वो नुकसान कितने बड़े होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा।